हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महावीर कुमार नायक। आज की इस क्लास में अपन अध्याय 13 हमारा पर्यावरण वाले चैप्टर को देखेंगे। इसमें जो है पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का आवरण, यानी कि जो पर्यावरण शब्द है उसका सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है हमारे चारों ओर का आवरण। पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा है और इसमें उन सभी स्थितियों को शामिल किया गया है जो किसी जीव को उसके जीवन काल में प्रभावित करती हैं। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का जो मतलब होता है चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, यानी कि हमारे जो चारों ओर के ढके हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का सामान्य अर्थ हो जाता है हमारे चारों ओर के ढके हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। अब परितंत्र की बात करें और इसके संगठक। परितंत्र, जिसे अंग्रेजी में इकोसिस्टम बोलते हैं, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजीव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र या इकोसिस्टम बनाते हैं, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम बनाते हैं। और परितंत्र या इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में दिया। और परितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक तीन तरह के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और अजैविक घटक भी तीन तरह के होते हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक के अंदर तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आ जाते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थों के अंदर जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी गैसें आ जाती हैं। और कार्बनिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि आ जाते हैं। तो कुल मिला के इकोसिस्टम जो है वो जैविक और अजैविक घटकों दोनों से मिलकर बना होता है। और परितंत्र जो शब्द है वो एजी टेंसले ने 1935 में दिया। अब है परितंत्र के प्रकार। वो घटक हो गए थे, अब ये प्रकार। तो परितंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं वन, तालाब और झील। और कृत्रिम परितंत्र के हैं बगीचा, खेत। अब है परितंत्र के घटक जो अभी देखें उनका अपन थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पहला आ जाता है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। तो सभी सजीवों को जैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिनमें अपन पहला देखते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वे जीव या सजीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं बनाते हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल। यानी कि उत्पादक वे सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं। तो उत्पादक के उदाहरण में केवल जो सामान्य तौर पे देखें तो हरे पेड़ पौधे हैं, और जो शैवाल है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल। अब दूसरा आता है उपभोक्ता, जिसे कंज्यूमर भी बोलते हैं। और उपभोक्ता की परिभाषा देखें, वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाते हैं। तो उपभोक्ता होते हैं जो उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, यानी कि ये पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब उपभोक्ता को भी अपन जो है चार तरह से बांट रहे हैं। पहला शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, जिनमें अपन पहला देखते हैं शाकाहारी। शाकाहारी की परिभाषा देखें, वे जीव जो भोजन के रूप में केवल पेड़ पौधों का ही सेवन करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। और इसके उदाहरण आ जाते हैं गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, है ना, जो घास वगैरह खाते हैं,
या पेड़ पौधों को भोजन के रूप में काम में लेते हैं, वो शाकाहारी सारे के सारे। अब है दूसरा मांसाहारी। तो मांसाहारी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपने भोजन के रूप में दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं या दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। वे जीव जो भोजन के रूप में दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। और इनके उदाहरण देखें तो शेर, कुत्ता, चील, ये मांसाहारी के उदाहरण हैं। फिर आता है सर्वाहारी। वे जीव जो भोजन के रूप में पेड़ पौधों तथा दूसरे जीवों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य पेड़ पौधों को भी भोजन के रूप में काम में लेता है, जैसे फल फ्रूट वगैरह, सब्जियां, अनाज वगैरह, और मांस का सेवन भी करता है। तो ये सर्वाहारी का उदाहरण है। अब आता है परजीवी। वे जीव जो किसी अन्य जीव, जीन नहीं है यहाँ पे, जीव है, जीव अन्य जीव पर आश्रित होते हैं परजीवी कहलाते हैं। परजीवी के उदाहरण हैं जोंक, फित्ताकृमि, जूं और अमरबेल। ये सारे के सारे परजीवी के उदाहरण हैं। तो परजीवी दूसरे जीवों के ऊपर रहकर उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब है आहार श्रृंखला एवं आहार जाल, फूड चेन और फूड वेब, जिनमें अपन सबसे पहले देखते हैं आहार श्रृंखला या फूड चेन। तो इसकी परिभाषा देखें, जीवों की एक श्रृंखला को जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ये उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है, उसे आहार श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाता है। आहार श्रृंखला का एक प्रत्येक स्तर जो है, प्रत्येक चरण है, वो एक पोषी स्तर बनाता है। और जो उत्पादक होते हैं स्वपोषी, यानी कि उत्पादक का मतलब ये है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें अपन ने पेड़ पौधे को और नीलहरित शैवाल को उदाहरण के रूप में देखा, तो वो प्रथम पोषी स्तर होते हैं। उत्पादक हमेशा प्रथम पोषी स्तर होते हैं तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों यानी कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं और द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर कहलाते हैं और तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर कहलाते हैं। तो अगर यदि परीक्षा में पूछे कि प्रथम पोषी स्तर कौन है, तो कौन होंगे? हाँ, उत्पादक होंगे या उपभोक्ता? प्रथम पोषी स्तर उत्पादक। और प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो वो द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं और द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, तो ये पोषी स्तर का ये डायग्राम बना रखा है, इसके माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि जो उत्पादक होते हैं वो हमेशा स्वपोषी प्रकार के होते हैं। और स्वपोषी का मतलब होता है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। और उत्पादक हमेशा प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। प्रथम पोषी स्तर में कौन आते हैं? उत्पादक। फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब हो जाता है कि वे जीव जो भोजन के रूप में उत्पादक को काम में लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को काम में लेते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी प्रकार के होते हैं, शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये घास पेड़ पौधों को ही खाते हैं। और ये जो द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं? द्वितीय। और द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में काम में लेते हैं, वो छोटे मांसाहारी होते हैं। और ये जो तृतीय पोषी स्तर पर होते हैं या तृतीय पोषी स्तर बनाते हैं। और तृतीय उपभोक्ता जो भोजन के रूप में द्वितीय उपभोक्ता को काम में लेते हैं, वो मांसाहारी होते हैं और चतुर्थ पोषी स्तर बनाते हैं। अब आता है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह में देखते हैं, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों
द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही पहुंचता है। बाकी 90% ऊर्जा का उष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। इसे ही पारिस्थितिकी दक्षांश या रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथ कहते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा गया है, पारिस्थितिकी दक्षांश का नियम क्या है। तो इसमें अपने को ये बताना है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसमें केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर या स्थानांतरण हो पाता है और बाकी 90% जो उष्मा है ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में ह्रासित हो जाती है या नष्ट हो जाती है। अर्थात 10% ऊर्जा ही अगले उपभोक्ता तक पहुंचती है। इससे अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की ही होती है। अगर यदि ऐसे चरण ज्यादा बढ़ते जाएंगे 5-6 तो ऊर्जा का लेवल कम होता जाएगा और जो ऊपर के उपभोक्ता हैं वहां तक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी, बचेगी और उनका वजूद फिर खतरे में आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ऊर्जा का पृथ्वी पे जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है। सूर्य ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और यहाँ से जो क्या होता है सूर्य के प्रकाश से उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं और उत्पादक को शाकाहारी काम में भोजन के रूप में लेते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी और मांसाहारी को फिर जो टॉप मांसाहारी शीर्ष मांसाहारी होते हैं वो काम में लेते हैं। तो यानी कि एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ चलता है। हाँ। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय यूनिडायरेक्शन होता है। मांसाहारी से शाकाहारी, शाकाहारी से उत्पादक में कभी भी उल्टा ऊर्जा प्रवाह नहीं होता है। हमेशा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो उत्पादक से शीर्ष मांसाहारी की तरफ ही होगा। ऐसा नहीं कि शीर्ष मांसाहारी से ऊर्जा का प्रवाह मांसाहारी की तरफ, फिर मांसाहारी से शाकाहारी की तरफ, शाकाहारी से उत्पादक की तरफ, ऐसा कभी ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। तो कुल मिला के ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि ऊर्जा हमेशा एक दिशा में ही प्रवाहित होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। यानी कि जो उत्पादक लेवल पर जीवों की संख्या ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते तो जीवों की संख्या कम हो जाती है। सिर्फ मांसाहारी की बात करें तो इन पे जीवों की संख्या कम होती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आता है आहार जाल या खाद्य जाल, फूड वेब। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं किसी पोषी स्तर से जुड़कर एक जटिल जाल बना लेती हैं। इस जाल को ही खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है। जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं, खाद्य जाल उतना ही अधिक जटिल होगा। यानी कि किसी भी खाद्य जाल के अंदर जितनी खाद्य श्रृंखलाएं होगी उतना ही वो ज्यादा जटिल या कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए खाद्य जाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस डायग्राम के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि जैसे ये है, ये उत्पादक है ना। अब इसमें जैसे अपन ये देखें, यहाँ पे ये उत्पादक है और ये भी घास का पौधा ही है। जैसे इस पे टिड्डे वगैरह बैठे तो उसको मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो कुल मिला के देखें तो इसी तरह वापस इधर भी छोटे छोटे कीट को, ये बिच्छू वगैरह है और इनको मछली और फिर इसको ये खाता है। तो कुल मिला के ये जैसे खाद्य श्रृंखला है, ये भी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। तो ये सारी जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं ये सब आपस में मिलकर एक जटिल जाल का निर्माण करती हैं, ठीक है। और उसी जाल को अपन खाद्य जाल या आहार जाल या फूड वेब के नाम से जानते हैं। अब है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन।
ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में आ सकता है। तो जैव आवर्धन में क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीर में वसी ऊतकों या फैटी टिश्यू में संचित होते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहां मनुष्य के वसीय ऊतकों में इन पदार्थों की सांद्रता या सांद्रण बढ़ता रहता है। इसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। और परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होता है तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होता है। तो जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन उत्पादक से चालू होकर शीर्ष उपभोक्ता की तरफ चलता है, बढ़ता है। तो जो जितने भी जैसे कीटनाशक की बात करें तो वो उत्पादक से चालू होकर शीर्ष उपभोक्ता की तरफ बढ़ता है। तो उत्पादक में इसकी जो मात्रा है वो कम होती है, फिर टॉप जो कंज्यूमर है वहां तक इसकी सांद्रता या मात्रा बढ़ती जाती है। ओजोन, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है और इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि जो ओजोन है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो O3 ओजोन का अणु सूत्र है। सूर्य की पेराबैंगनी, यहाँ पे ये मिस्टेक है, पेराबैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट यूवी के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाती है तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन अणु से संयुक्त होकर ओजोन अणु बनाता है। और इसमें क्या होता है कि वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो आणविक रूप में होती है O2 के रूप में, वो पेराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते ही जो परमाणुक ऑक्सीजन में बदल जाती हैं, यानी कि सिंगल रूप में, अकेले रूप में आ जाती हैं परमाणुक ऑक्सीजन के रूप में। फिर क्या होता है, वो वातावरण की आणविक ऑक्सीजन के साथ परमाणुक ऑक्सीजन जुड़ जाती हैं और ओजोन का निर्माण कर लेती हैं। तो इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है, आणविक ऑक्सीजन पेराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है और जिससे ये टूट जाती हैं किसमें, परमाणुक ऑक्सीजन में। O2 जो है वो अकेले ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाती है। फिर क्या होता है, ये जो वातावरण में और दूसरी जो आणविक ऑक्सीजन है उसके साथ में ये परमाणुक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और O3 बनाता है और इसी O3 को अपन ओजोन के नाम से जानते हैं। और ये ओजोन अब हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, सुरक्षा कवच का काम करती है। ओजोन परत के कार्य, ओजोन के क्या क्या कार्य हैं, तो ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले घातक पेराबैंगनिक विकिरणों, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है यूवी किरणें को सोख लेती हैं तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती हैं। इस प्रकार यह पृथ्वी के परितंत्रों के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करती हैं। यानी कि ओजोन परत जो सूर्य की जो हानिकारक पेराबैंगनी किरण आती है उनको अवशोषित कर लेती हैं, धरती तक पहुंचने नहीं देती हैं, जिससे हमारी जो है ओजोन जो ये पेराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा होती है। अर्थात ओजोन परत का प्रमुख कार्य सूर्य की जो हानिकारक पेराबैंगनी किरणें हैं इनको पृथ्वी पर आने से रोकना है। पेराबैंगनी विकिरणें जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। ये हमारे लिए या सजीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, क्योंकि इनसे जो है त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद है ना, आंखों से कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना आदि भयानक बीमारियां हो जाती हैं। ये पौधों की पत्तियों में जो पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट, उसको भी क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। जब पत्तियों में क्लोरोफिल पिगमेंट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो फिर पौधों में भोजन नहीं बनेगा। और जब किसी भी खाद्य श्रृंखला में अगर यदि कोई भी एक स्तर अगर यदि प्रभावित होता तो सारे के सारे स्तर प्रभावित होंगे। तो कुल मिला के जो है ओजोन जो है हमारी ओजोन परत वो हानिकारक पेराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती हैं। अगर यदि ये पेराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंच जाएगी, है ना, तो स्किन कैंसर या फिर मोतियाबिंद या फिर
जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, उसको नष्ट कर देगी। तो कुल मिला के हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अब बोर्ड एग्जाम में पिछले साल 2024 के एग्जाम में ये पूछा है, ओजोन से क्या है, ओजोन से के कारण, है ना, और इनका उपयोग, सीएफसी का उपयोग वगैरह। तो ओजोन से क्या है, ओजोन परत के धीरे धीरे पतले होने या नष्ट होने को अपन ओजोन से बोलते हैं या कहते हैं। ओजोन से का मतलब क्या है, ओजोन परत का धीरे धीरे नष्ट होना या धीरे धीरे पतला होना ओजोन से कहलाता है। और ओजोन से का प्रमुख कारण क्या है, तो ओजोन से का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs, जैसे मानव संश्लेषित रसायन को इनका प्रमुख कारण माना गया है। ओजोन से का कारण CFC है। और CFC का उपयोग कहाँ होता है, तो रेफ्रिजरेटर, है ना, फ्रिज वगैरह, अग्निशमन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखना, ये भी पूछा पिछले साल कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में एक सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यानी कि जो लेवल ओजोन का था ना 1986 में, उसी लेवल तक ओजोन को रखना है। ये मीटिंग कब हुई, 1987 में, और उसका नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसको शॉर्ट में UNEP। इसका अंग्रेजी में देखें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इसका UNEP का पूरा नाम भी याद होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक, नेक्स्ट। अब है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन क्या होता है, घरेलू तथा अन्य किसी भी प्रकार के कचरे का निपटान तथा उसका अन्य कार्यों में पुनः उपयोग करना कचरा प्रबंधन कहलाता है। कचरा सामान्यतः दो प्रकार का होता है। कचरा दो तरह का हो सकता है, पहला जैव निम्नीकरणीय, दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय। पहला देखते हैं जैव निम्नीकरणीय। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे फलों के छिलके हो गए, कागज हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए। ठीक है, ये क्या है कि अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित, ये अपघटित है ना, ये थोड़ा सा ही देख लेना, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ये पदार्थ अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये क्या है, पर्यावरण में अपघटित नहीं होते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। ठीक, धन्यवाद।